Assalamu alaikum students. Today we are going to learn the poem 3.1 Night of the Scorpion. So before starting this poem, we should catch a glimpse of the poem which have come in the board exam. बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप लोगों को 2019 में द पुली पोएम आ चुकी है फॉर एप्रिसिएशन और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर ये पोएम आ चुकी है फॉर स्टेंजा दैट मीन्स फॉर क्वेश्चन आंसर. दिस ईयर दैट मीन्स इन द ईयर 2020 पोएम ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दैट पोएम केम फॉर एप्रिसिएशन. And one poem from the last unit that is The Height of the Ridiculous 4.4. This poem has come for an extract that is for question answer. Now the thing is कि अभी आप लोगों को पता चला होगा कि बहुत सारा रिडक्शंस हुआ है, बहुत सारा सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है. लाइक द लेक्चर विच वॉज डिलीवर्ड ऑन द मंडे. In that lesson, I had given the lecture on the lesson 2.6 Science and Spirituality. So just now I came to know that this whole lesson has been omitted. Likewise, in the third unit, the unit which we are now going to begin. In this unit, poem 3.4, The Will to Win, is completely omitted. And likewise, in the unit 4, first poem 4.1, A Thing of Beauty is a Joy Forever, is also completely omitted. ठीक है, मतलब आप लोगों को दो पोएम completely omit हो चुकी है. 3.4 The Will to Win और 4.1 A Thing of Beauty is a Joy Forever. ये वो पोएम है जो आप लोगों को लास्ट ईयर जो है स्टेंजा में क्वेश्चन आंसर में पूछी गई थी. ओके, सो कहने का ये मतलब है कि 3.4 अगेन आई रिपीट 3.4 एंड 4.1 3.4 एंड 4.1 ये दोनों पोएम्स हैं जो आप लोगों को ओमिटेड हैं. तो इसकी वजह से ये पोएम यानी कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन becomes very important. बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस साल कि डेफिनेटली दिस पोएम विल कम आइदर फॉर क्वेश्चन आंसर और फॉर एन एप्रिसिएशन. देर आर हायर चांसेस एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग पोएम एज वेल. इट्स अ नरेटिव पोएम. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नरेटिव पोएम? नरेटिव पोएम इन विच स्टोरी हैज़ बीन गिवन, है ना, जिसके अंदर स्टोरी नरेट की गई हो, इसको कहते हैं नरेटिव पोएम. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नरेटिव पोएम है. सो यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वार्मिंग अप एक्सरसाइज विच इज नाउ रिफ्लेक्टेड ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट वार्मिंग अप क्वेश्चन हैज बीन गिवन. गेट इनटू पेयर्स and discuss the following with your partners and complete the table. Many people are superstitious. Superstitious आप समझते होंगे ना, अंधविश्वास. This means that they have belief for which they have no logical reason, है ना. जैसे बिल्ली ने रास्ता काट ली तो बोलते हैं अपशगुन हो गया, है ना. All this kind of stuffs are known as superstition. An example of superstition is that walking under a ladder brings bad luck. You understand? Ladder सीढ़ी ना, उसके नीचे से गुजरोगे आप तो बैड लक आता है. तो इस तरह के आपको यू हैव टू कोट एटलीस्ट 5 सुपरस्टिशन. वन हैज़ बीन गिवन टू यू. स्मैशिंग अ मिरर, कांच का टूटना, ब्रिंग 7 years ऑफ बैड लक, 7 साल का बैड लक आता है. तो आई वुड लाइक यू टू जॉट डाउन, ठीक है, द आंसर विच आई एम गिविंग यू. सो राइट डाउन द सेकेंड वन. अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग योर पाथ. A black cat crossing your path. So in the next column you are going to write a bad omen. O-M-E-N. Omen you understand? Omen का मतलब शगुन होता है. हाँ, bad omen बुरा शगुन, good omen अच्छा शगुन, है ना. Then twitching of the eye. आंखों का फड़कना है, तेरा सीधी वाली आंख फड़क रही है, उल्टी वाली आंख फड़क रही है. All this kind of stuffs.
So this is called twitching of the eye. Twitching, twitching, twitching. Okay, and in the next column you are going to write brings bad luck. Okay, it brings bad luck. The next is sweeping your house after sunset. है ना, बहुत से लोगों का मानना होता है कि मगरिब के बाद झाड़ू नहीं मारना चाहिए. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट कॉलम यू आर गोइंग टू राइट गॉडेस लक्ष्मी विल वॉक आउट. गॉडेस लक्ष्मी विल वॉक आउट. देन द फिफ्थ वन यू कैन राइट गोइंग नियर अ पीपल ट्री एट नाइट. गोइंग नियर अ पीपल ट्री एट नाइट. पीपल, PEEPAL, people tree. And the next column you are going to write the ghost will kill you. The ghost will kill you. And one more if you want you can write down. The last one, putting a black dot on your child face. बच्चों को टीका लगाया जाता है ना. Putting a black dot on your child's face. And in the second column you will write will ward off, OFF off, will ward off the evil eye. Will ward off the evil eye. Okay, so I hope that you must have got an idea that this poem is actually based on, sort of superstitions and all. For that reason this warming up question has been given. Now look at the second question. Brainstorm what you know about scorpion. Use the points given below. So as usual, I always say that we are just going to discuss only the important warming up exercise. So its answer is elaborate. If you want you can attempt on it or you can Google search regarding this. But it's not that much important from the viewpoint of exam. So I just better skip it. Because we are usually discussing the warming up questions which are relevant to our poem. Okay, so now we actually begin with our poem Night of the Scorpion. Scorpion, you must be knowing बिच्छू है ना, बिच्छू को कहा जाता है. So Night of the Scorpion means बिच्छू वाली रात. अब इसके पोएट कौन है? निसिम एजिकियल. Nissim Ezekiel, born in the year 1924 and he died in the year 2004, was an Indian Jewish poet. Now this intro you can remember for the sake of writing appreciation of poem. As I already told you people कि ये poem जो है दोनों चीज़ के लिए बहुत important है. तो ये एक Indian Jewish यहूदी ना. He was a playwright as well. Playwright जो plays वगैरह लिखते हैं, dramas. Editor and art critic. Art critic, one who criticize. He was a foundational figure in post-colonial India's literary history, specifically for Indian writings of a wider range. Post-colonial, you understand? Post-colonial, post मतलब बाद में, है ना. Post-colonial मतलब बाद में, मतलब actually India was a colony, you must be knowing, है ना, when we were under the British rule. So we were considered as one of the colonies of Britishers. तो पोस्ट कॉलोनियल टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा खासा योगदान दिया है. द पोयम डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. डिपिक्ट्स मीन्स शोज. The poem shows selfless. Selfless is the opposite of selfish. Beggars बोलते ना, खुद के बारे में ना सोचना, है ना. हर माँ यूजुअली क्या होती है, अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती है. तो ऐसी माँ की एक पोएम नरेट की गई है. हु इज स्टंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्टिंग, डंक मारना ना, बाय स्कॉर्पियन. ठीक है. तो एज आई टोल्ड यू पीपल कि दिस पोएम इज गिवन इन द नरेटिव फॉर्म, स्टोरी टाइप में दी गई है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन.
10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Okay, acha, let me tell you one more thing that this poem is full of many figures or speeches. So that thing we are going to discuss after the completion of poem. ठीक है, बहुत सारी फिगर्स और स्पीच हैं, वर्कशॉप में भी आप लोगों को पूछा गया है, तो दैट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच रिलेवेंट टू दिस पोएम इज इमेजरी. आई थिंक इट मस्ट बी साउंडिंग न्यू टू यू. आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा इमेजरी. सो व्हाट इज दिस इमेजरी? अब देखो, ये पोएम आप पढ़ोगे, ये नरेटिव फॉर्म में दिए ना, स्टोरी टाइप में दिए. अब क्या होता है कि जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो कुछ इमेज क्रिएट होता है ना, आप लोगों, आपकी आंखों के सामने कुछ आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कुछ इमेजेस क्रिएट होती हैं, विजुअल इफेक्ट क्रिएट होता है ना. आपकी आंखों के सामने पूरा बोलते हैं ना, सीन क्रिएट हो जाता है, मंजर आता है आपकी आंखों के सामने. तो जब पोएट ऐसा जो है ना लाइंस लिखता है कि विच क्रिएट्स विजुअल इमेजेस in your mind, in the minds of reader, so that is called imagery. What is it called? Imagery. IMAGERY, imagery. ठीक है. और उसके बारे में, इमेजरी के बारे में भी इन मच डिटेल वी आर गोइंग टू सी इन द वर्कशॉप कि इमेजरी भी कितने टाइप्स की होती हैं, उसके भी टाइप्स होती हैं, तो वी आर गोइंग टू सी. तो ये पोएम पूरा इमेजरी पे बेस्ड है, क्योंकि जैसे जैसे पोएट ने पूरा डिस्कस किया है तो वैसे वैसे हमारी आंखों के सामने है ना सीन क्रिएट होता है, विजुअल इफेक्ट क्रिएट होते हैं. ठीक है. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर. मुझे आज भी याद है वो रात जब मेरी माँ वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन. मेरी माँ को डंक मारा था एक बिच्छू ने. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. तो वो स्कॉर्पियन जो है, बिच्छू जो है, मेरी माँ को डंक मारकर क्या कर रहा था. और वो दिन ऐसा था, वो दिन वो रात ऐसी थी है ना कि कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी. इट वॉज रेनिंग वेरी हेवीली. इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग एंड इट वॉज रेनिंग incessantly. You understand? Incessantly means continuously. So it was a continuous rain, and because of the continuous rain, even that scorpion was compelled. इतनी कंटिन्यूस रेन हो रही थी तो स्कॉर्पियन को भी अपनी जान की फिक्र थी. स्कॉर्पियन ने मेरी माँ को डंक तो मार लिया, लेकिन उसके बाद क्या किया, जाके चावल की बोरी के नीचे छुप गया अपनी जान बचाने के लिए. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन. अब मेरी माँ को जो है उसने पॉइजन दे दिया. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक. लुक द मीनिंग, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ डेविल और विकेड. बहुत ही बुरा बोलते हैं ना, बहुत ही बुरा. डायबॉलिक, विकेड, एविल, बहुत ही बुरा. तो बहुत ही बुरा. फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल. अब बहुत ही बुरी क्या थी उसकी टेल मीन्स व्हाट, उसकी दुम ना. तो वो जो है मेरी माँ को डंक मारकर जब अलग हो गया, जहर देकर अलग हो गया, तो बोलते ना एकदम फ्लैश मतलब क्या बोलते ना, एक चमक सी दिखना. बस एक झलक या चमक दिखाई दी उसकी दुष्ट है ना, डायबॉलिक को अगर हम हिंदी में बोलते तो दुष्ट दुम की, हल्की सी बस दुम की एक झलक दिखाई दी इन द डार्क रूम. और उसके बाद ही रिस्क द रेन अगेन. रिस्क द रेन अगेन मीन्स वॉट, कि उसने वापस अपनी खुद की भी जान जोखम में डाली और वो बारिश में निकल पड़ा. कौन बारिश में निकल पड़ा? वो स्कॉर्पियन. अंडरस्टूड? अब जैसे ही व्हेन दिस न्यूज स्प्रेड इन द नेबरहुड, है ना, लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह ये खबर नेबरहुड में, अड़ोस पड़ोस में फैल गई कि भाई जो इस बच्चे की माँ को जो है एक स्कॉर्पियन ने, एक बिच्छू ने डंक मार दिया है. द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज. पीजेंट्स किसान है ना, फार्मर्स. केम लाइक से आपको पता होगा ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली.
तो स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज मक्खियों का, है ना, लाइक हनी बीज आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि लोग जो है अपना झुंड बनाकर, है ना, यहाँ से वहाँ उड़ते हैं। तो पूरा झुंड बनाकर जो है नेबरहुड से सारे नेबर्स जो है, किसान लोग जो है वहाँ पर आ गए। एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम। बज मीन्स व्हाट? टू से कंटिन्यूसली, टू से कंटिन्यूसली, है ना। और भगवान का नाम जो है बार बार लेने लगे। टू पैरालाइज द एविल वन, पैरालाइज करना, टू स्टॉप एन एक्टिविटी। और बार बार भगवान का नाम क्यों कहने लगे? कि ऊपर वाला करे, अल्लाह करे कि भाई वो बिच्छू जो है उसको, है ना, वो अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दे। पैरालाइज हो जाए मतलब क्या है? अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दे, लोगों को डंक मारना बंद कर दे। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him, he was not found. है ना। तो अड़ोसी पड़ोसी जब आए तो अपने साथ कैंडल्स लैंटर्न्स लेके आए ना, बिकॉज इट वॉज अ डार्क नाइट। और इन द लाइट ऑफ द कैंडल्स एंड लैंटर्न्स, है ना, दे वर लुकिंग फॉर द स्कॉर्पियन शेडो, कि कहीं जो है कम से कम उसकी परछाई नजर आ जाए। जाइंट मतलब बिग, जाइंट मीन्स बिग। थ्रो करना, शेडो थ्रो करना मतलब परछाई शो करना, है ना। ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, मिट्टी से बनी दीवारें, तो मिट्टी से बनी दीवार पे उसकी परछाई दिखती, लेकिन बोलते ना कि विथ लाइटनिंग स्पीड, कभी वो बिच्छू यहाँ जाता तो कभी वहाँ चले जाता। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। और इनफैक्ट वो यहाँ वहाँ जाते हुए तो ऑलरेडी बाहर निकल ही चुका था ना, बिकॉज इन द प्रीवियस लाइन वी हैव सीन कि ही रिस्क द रेन अगेन। तो एक्चुअली ही वॉज गॉन, ही वॉज नॉट देयर, वो था ही नहीं वहाँ पर, है ना। दे क्लिक देयर टंग्स, क्लिक देयर टंग्स, यू नो। एक्चुअली यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमोटोपिया, यू नो। जब वर्ड कोई साउंड सजेस्ट करता है, जैसे हम बोलते हैं ना, डोंट बैंग द बेंच। बैंग द बेंच मतलब पटकना ना, पटकने की आवाज़। और जब जोर से हवा चलती है ना, व्हेन द विंड ब्लोज वेरी हैवीली, तो विंडोज़ और डोर्स जो है वो क्लैटर और क्लैंग खड़खड़ाने लगते हैं, तो उसके लिए वर्ड होता है क्लैटर एंड क्लैंग। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं जो साउंड सजेस्ट करते हैं, अब यहाँ पे पता है कौन सा वर्ड है? दे क्लिक देयर टंग्स। क्लिक, यू नो, दिस काइंड ऑफ साउंड, दिस इज कॉल्ड क्लिकिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? क्लिकिंग। तो दे क्लिक देयर टंग, अरे रे रे रे, वो बिच्छू हमारे हाथ से चला गया। दिस वॉज देयर एक्सप्रेशन, है ना। उन लोगों ने अपने टंग को जो है क्लिक करके ऐसा एक्सप्रेस किया कि वो जो है हमारे हाथ से चला गया। तो हियर कम्स द फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमोटोपिया। With every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. अब देखो इन लोगों का ये सुपरस्टिशन क्या, कि भाई वो स्कॉर्पियन को पकड़ना तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी मूवमेंट करेगा, ठीक है, with every movement that the scorpion made his poison, the scorpion made his poison moved in mother's blood. तो क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चे की माँ को काट चुका है, तो अभी एक जितनी वो हरकत करेगा, उतनी हर एक हरकत के साथ जो है माँ के ब्लड में जहर और मूव होता जाएगा। समझ में आया? ऐसा होता है क्या कि भाई कोई भी आपको सांप डंक मार के चले जाए या बिच्छू डंक मार के चले जाए, फिर वो जितना हरकत करते रहेगा उतना जो है जहर खून में उतरता रहेगा, है ना। उससे उसका कोई भी लेन देन नहीं है। बट दिस वॉज द सुपरस्टिशंस ऑफ विलेजर्स। तो इसके लिए वो क्या सोचने लगे कि भाई मे ही सिट स्टिल, अल्लाह करे कि वो जो है कहीं जाके बैठ जाए स्कॉर्पियन, वो मूव ना करे। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? वो लोग चाहते थे कि वो कहीं में मूव ना करे, वो चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि वो जितना मूव करेगा उतना माँ के शरीर में जहर फैलेगा। मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। अब माँ बेचारी दर्द से तड़पते पड़ी है, उसके आजू बाजू लोग जमा होकर देखो क्या क्या बोल रहे हैं। मे द सीन्स
गुनाह, पाप, है ना, ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस तुम्हारे पुराने जन्म के जो गुनाह हैं, बी बर्नड अवे टू नाइट। हो सकता है कि शायद ये काटने के पीछे भी कोई बोलते ना मसले हो, तो हो सकता है कि ये स्कॉर्पियन के काटने की वजह से तुम्हारे पिछले जन्म के पाप धुल जाए। दे सेड, कुछ लोगों ने ये कहा। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज जितनी तुम सफरिंग, है ना, सफरिंग डिफिकल्टी, है ना, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये डिक्रीज कर दे मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। मिसफॉर्च्यून, है ना, मिसफॉर्च्यून मतलब बदकिस्मती, अनलक, अनलकीनेस। मिसफॉर्च्यून मीन्स व्हाट, अनलकीनेस। तो हो सकता है इससे तुम्हारे अगले जन्म का जो है ना मिसफॉर्च्यून कम हो जाए, अनलकीनेस, बदनसीबी कम हो जाए। दे सेड, कुछ लोग ये कह रहे हैं। समझ में आया? कुछ लोग बोल रहे तुम्हारे पुराने जन्म के पाप धुल जाएंगे, तो कुछ लोग बोलते तुम्हारे आने वाले जन्म की जो है बदनसीबी कम हो जाएगी। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश बाय योर पेन। अब देखो कुछ लोग का क्या कहना है कि हो सकता है कि द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, हो सकता है तुमसे जो भी बुराइयां हुई हो, है ना, वो बैलेंस हो जाए। किस चीज के से? अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश बाय योर पेन। तुमको ये जो तकलीफ हो रही है ना, डिमिनिश मीन्स व्हाट, रिड्यूस होना, है ना, कम होना। तो तुम्हारी तकलीफ की वजह से हो सकता है कि तुम्हारे गुनाह कम हो जाए और तुम्हारी नेकी से बैलेंस्ड हो जाए। समझ में आई बात? तुम्हारी तकलीफ की वजह से तुम्हारे गुनाह कम हो जाए और तुम्हारी नेकी के साथ बैलेंस हो जाए। तो ये हर एक कोई जो है अपना 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 ओपिनियन देने लगा। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। अब कुछ लोगों ने देखो क्या कहा कि ये जहर जो है ना प्यूरिफाई कर देगा, पवित्र कर देगा तुम्हारे फ्लैश को, योर फ्लैश ऑफ डिजायर, है ना, तुम्हारा शरीर जो डिजायर का पुतला है ना, इंसान की कितनी सारी डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं। योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, स्पिरिट सोल, है ना, तुम्हारे इंसान की आत्मा जो है इतनी सारी एम्बिशंस लेके घूमती है, तुम्हारे खुद की इतनी सारी डिजायर्स हैं, है ना, तो इससे तुम्हारी आत्मा बोलते हैं पवित्र हो जाएगी। दे सेड। तो ये हर कोई इस तरह से अपनी अपनी ओपिनियन देकर जो है वहां पर बैठा था। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर, सब लोग वहां पे जमीन पर बैठ गए। विथ माई मदर इन द सेंटर, माँ को बीच में रखे दर्द से तड़पते हुए, और सारे लोग अपनी ओपिनियन देते बैठ गए। किसी से ये नहीं हुआ कि जाके भाई कोई किसी को, वैद्य जी को या कोई डॉक्टर वगैरह को बुला लाए। अंडरस्टूड? द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सब अपना अपना सोच के जो है ना, पीस, ये पीस है ना, शांति, हर किसी को अपनी अपनी राय सोच के शांति मिल रही थी कि हाँ भाई हमारी ओपिनियन सही है, हाँ भाई हमारी ओपिनियन सही है। सब एकदम सेटिस्फाइड और कंटेंट नजर आ रहे थे। अंडरस्टूड? किसी को भी माँ की चिंता नहीं थी। नाउ मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है? क्लाइमैक्स, है ना, कौन सी हो सकती है? क्लाइमैक्स, है ना। आइडियाज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। तो और कैंडल्स आती गई और लैंटर्न्स आती गई, मतलब क्या हुआ इसका, उसका कि और लोग आते गए, है ना। पहले इतने लोग कम नहीं थे जिन्होंने इतनी सारी राय दी थी, अपनी अपनी कीमती ओपिनियन दी थी, कि अब और लोगों का, बोलते ना कि लोगों की गैदरिंग, पीपल स्टार्टेड गैदरिंग ओवर देयर, है ना। दे फाउंड अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट हियर, उन लोगों को तो एंटरटेनमेंट मिल गया था। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। ट्विस्ट होना, बल खाना ना, तो मेरी माँ बल खा रही थी, तड़प रही थी दर्द से। ग्रोनिंग ऑन अ मैट। What is the meaning of groaning? It is given to the left of the screen. A mournful sound conveying pain or grief. दर्द से तड़पने की आवाज, है ना, उसे कहते हैं groaning. My father, sceptic and rationalist. Sceptic and rationalist. Now here, although the meaning, the spelling is same. Sceptic का देखिए meaning क्या दिया है? One who doubt general belief,
वन हु डाउट्स जनरल बिलीफ। अब मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है। रैशनलिस्ट अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन एंड नॉलेज देन ओपिनियन एंड बिलीफ। अब मेरे डैडी जो यूजुअली क्या थे, किस पे बिलीव करते थे, लॉजिक पे, रीजन पे, है ना, प्रॉपर रीजन और नॉलेज के ऊपर बिलीव करते थे, ना तो लोगों की राय पे, है ना। जो लोगों की आम राय है उसके ऊपर डाउट करते थे, सेप्टिक थे, लोगों की बातों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे। मेरी बात समझ में आई। रैशनलिस्ट का मतलब क्या है कि रैशनल का मतलब ही होता है समझदार। रैशनल का मतलब क्या होता है, समझदार। इररेशनल ना समझ, है ना। इररेशनल मतलब ना समझ, रैशनल मतलब समझदार। रैशनल एक मैथमेटिक्स में भी होता है, दैट इज डिफरेंट। रैशनल का इफ यू सी इन इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स समझदार, मेच्योर। इररेशनल है ना, इमेच्योर पर्सन, जो ना समझो। तो मेरे फादर यूजुअली जो रैशनलिस्ट हुआ करते थे। और सेप्टिक मतलब क्या, लोगों की जनरल बिलीफ के ऊपर फौरन यकीन नहीं करते थे। ये जो लोगों की उटपटांग राय थी ना, उस पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन आज वो भी मेरी मम्मी को इस हालत में देखकर क्या कर रहे थे, ही वॉज ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। आज वो भी जो है, हर एक बोलते ना, कर्स जो है श्राप, और ब्लेसिंग मतलब दुआ। आज उनको भी दुआ और श्राप पे क्या हो रहा था, वो उस पर भरोसा कर रहे थे। पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। ओके, तो लोगों ने कहा कि नहीं, कोई प्रीस्ट ने कहा होगा कि नहीं अब हमको क्या करना पड़ेगी भाई, पूजा करना पड़ेगी, है ना, तभी इस महिला की कंडीशन ठीक होगी। तो ही रेडीली एग्रीड ऑन दिस ऑल्सो। ही रेडीली agreed on this also. He was ready to do all the stupid rituals. जितने भी लोगों की कस्टम्स थी, वो रिचुअल्स थी, वो करने के लिए तैयार हो गए। He even poured a little paraffin. Underline the word paraffin and write down a flammable waxy material. A flammable waxy material. तो जैसे मोम होती है ना, है ना, जो जलाने के लिए यूज़ होती है, बिल्कुल उसी टाइप का होता है। तो उन्होंने पैराफिन डाली ऑन बीटन टो, जहाँ पे काटा था, है ना, पैर की उंगली के पास जो है उसने स्कॉर्पियन ने काटा था। एंड पुट अ मैच टू इट, और पैराफिन डाल के वहाँ पे आग लगा दी। माँ के पैर पे पैराफिन डाल के आग लगा दी। पुट अ मैच टू इट। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो फ्लेम जो थे मेरी माँ के पैर को खा रहे थे। आग जो मेरी माँ के पैर को खा रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकांटेशन। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक होली मैन, होली मतलब पवित्र, मैन, होली मैन। तो यहाँ पे होली मैन मतलब क्या बोलोगे आप, प्रीस्ट, प्रीस्ट, संत साधु जैसे। अब वो क्या कर रहे थे, परफॉर्मिंग हिज राइट्स। राइट्स, राइट्स मतलब कस्टम्स, है ना। ओम ब्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, जो भी अपने मंत्र का जाप पढ़ रहे थे। टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकांटेशन। टू टेम, टेम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कंट्रोल। टेम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कंट्रोल विद एन इनकांटेशन। इनकांटेशन मीन्स व्हाट, मंत्र। इनकांटेशन मीन्स व्हाट, मंत्र, है ना। हियर यू कैन सी द ग्लॉसरी हैज बीन गिवन टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। द चांटिंग ऑफ वर्ड्स दैट क्लेम टू हैव मैजिकल पावर। ओके, तो दैट इज, आप शॉर्ट में हिंदी में समझ सकते हो, तंत्र मंत्र। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। तो ये सारा जो तमाशा है, ये सारा नाटक कब तक चलता रहा है, इट लास्टेड फॉर 20 आवर्स। ओके, एंड आफ्टर द 20 आवर्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स, what happened ultimately, my mother only said, thank God a scorpion picked on me and spared my children. लास्ट में मम्मी ने क्या कहा,
मम्मी वॉज लीस्ट बॉदर अबाउट द पेन एंड सफरिंग शी हैड, है ना। माँ को जो है जो तकलीफ हुई थी उसकी चिंता नहीं थी. शी ओनली फाइनली सेड दैट थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि स्कॉर्पियन ने डसने के लिए या डंक मारने के लिए मुझे चुना था और मेरे बच्चों को छोड़ दिया. सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम एक्चुअली. And what is that? Selfless mother or selfless love of a mother for her children, है ना. That she was least bothered about her own pain and suffering, and she was more concerned that Scorpion at least left her children. Understood? So I hope you understood this poem. Now we'll be proceeding forward for its workshop. So here we begin with English workshop. Question number 1. After reading the poem, complete the following. What happens? There are 3 main parts of the poem. Do you know what they are about? The first one is done for you. अब ये पोएम को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट से 7 लाइन, पोएम की फर्स्ट से 7 लाइन में क्या हो रहा है? The scorpion comes into the home to escape the rain and stings the poet's mother. What it means? कि स्कॉर्पियन बारिश से बचने के लिए घर पे आया था और घर पे आके उसने क्या किया? पोएट की माँ के पैर पे डंक मार दिया. ये फर्स्ट से 7 लाइन में. तो लाइकवाइज आपको जो है डिफरेंट लाइन्स दी गई है एंड यू हैव टू राइट द मेन हैपनिंग इन दोज लाइन्स. So better you carry pen or pencil and you may just jot down. Second में आप लिखोगे they sympathize with the mother, they sympathize with the mother and offer consolation in various ways, and offer consolation in various ways. कंसोल करना, तसल्ली देना. They sit round the floor with the mother in the center. More neighbors came in to help with more candles and more lanterns. I repeat again. They sympathize with the mother and offer consolation in various ways. They sit round the floor with the mother in the center. More neighbors came in to help with more candles and more lanterns. Okay, now we are proceeding to the next part, that is line number 34 to 48. अब इसमें क्या होता है? The father is desperate and though he is a rationalist, he tries all sort of things to cure the mother. He tries all sort of things to cure the mother. Full stop. He calls a holy man to perform rites. He calls a holy man to perform rites and even sets fire to the beaten toe. And even sets fire to the beaten toe. Full stop. After 20 hours, the scorpion loses its sting. After 20 hours, the scorpion loses its sting. All that the mother says is that she is thankful to God that the scorpion picked her and spared her children. Understood? इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है. अब ये देखो, अगर इफ इन केस इट कम्स इन द एग्जाम, तो आपको ऐसा तो नहीं आएगा कि हर एक पार्ट में, बल्कि जो पार्ट आपको दिया रहेगा, जो स्टेंजा दिया रहेगा ना, तो उसके अंदर पूछेगा कि व्हाट इज द हैपनिंग, है ना. इस पोएम को के मतलब स्टेंजा में क्या हुआ है, मेन ऑकरेंस क्या हुआ है, वो शॉर्ट में लिखो. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ द पोएम. टाइप रूरल, अर्बन, एविडेंस, कोट लाइन्स ऑन द पोएम. अब यहाँ पे आपको
रूरल है या अर्बन है, कौन सा बैकग्राउंड दिया है? रूरल दिया है ना, गांव का मंजर दिया है ना. विलेज सीनरी हैज बीन गिवन. And for that now you have to quote the lines कि from which line you come to know that it is a rural background. तो कैसे पता चलेगा? From the lines I tell you, the peasant came like swarm of flies, है ना, with candles and with lanterns on the mud baked walls. So from all these lines we can make out that this is a rural setting, the background is rural. Now look at the question number B. Scorpion. Many images of the scorpion contrast in the opening lines of the poem. Find examples of each and add them to the columns below. अब many images of the scorpion contrast in the opening lines of the poem. Scorpion के बारे में different चीज़ें जो है, डिफरेंट उसका बिहेवियरल चेंजेस बताए गए ना, कि ही इज़ अफ्रेड, द स्कॉर्पियन इज़ अफ्रेड ऑफ द रेन, दैट्स व्हाई ही एंटर्स द हाउस, है ना, एंड आफ्टर बाइटिंग द टोज ऑफ द मदर देन अगेन ही रिस्क हिज इट्स लाइफ, है ना. दिस काइंड ऑफ लाइन हैव बीन गिवन. सो you have to notice those behavioral changes here in the column. Now in the first column you can see timid. Timid means what? Shy, है ना, or afraid. You can say shy or afraid, one who does not dare to come out, है ना, that can be called as timid. So from which examples we come to know this? So in the first answer you can write hides beneath a sack of rice. It has been given to you, है ना, hides beneath a sack of rice. And the second line you can write is afraid of the people and goes back. Is afraid of the people and goes back. Now it is dangerous. How we come to know? Diabolic tale. Diabolic tale, very evil tale. And what else you can write? His poison moved in mother's blood. His poison moved in mother's blood. Okay, so it indicates its dangerous behavior, isn't it? कि वो dangerous भी था. Understood? Now as I told you, है ना, कि इस पोएम में इमेजरी यूज किया गया है. लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज पीजेंट्स, व्हाट डज द इमेजरी सजेस्ट अबाउट देम. बहुत सारी इमेजेस है, तो उस इमेजेस से क्या पता चलता है? सो यू हैव टू राइट इट डाउन. अब जैसा एक आपको एक इमेज दिया है, एक सीन दिया है ना, इमेज का मतलब बेसिकली क्या है? सीन. दे केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज. तो यू कैन राइट डाउन के आप सेकेंड कॉलम में लिख लीजिए they came in very large numbers. They came in very large numbers like a swarm of flies. They came in very large numbers like a swarm of flies. Second wala, they buzzed the name of God. Write down. They kept repeating the name of God softly and continuously. They kept repeating the name of God softly and continuously. Third question, they threw giant scorpion shadows on the mud baked wall. For that write down, okay, the lanterns they carried threw shadows on the walls, which looked like huge scorpion shadows to the frightened villagers. Again I repeat, the lanterns they carried threw shadows on the walls which looked like huge scorpion shadows to the frightened villagers. समझ में ना? तो किसी भी चीज़ का भी शेडो बन रहा था, खुद का भी परछाई बन रही थी, तो बस लोग यही तलाश में थे कि भाई ये स्कॉर्पियन की परछाई तो नहीं है, और वो डर जा रहे थे. They clicked their tongues के लिए आप क्या लिखोगे? They made sorrowful and frightened sounds with their tongues. They made sorrowful and frightened sounds with their tongues.
Okay, now let us proceed further. Question number 3. Here you have to you have to select a correct alternative. So I just go on telling you the answer directly. Question number 1. The child is afraid but admires, C option, the bravery of his mother. जो बच्चा है, पोएट है, वो अपनी माँ की बहादुरी की तारीफ कर रहा है कि मेरी माँ ने उफ तक के नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मतलब स्कॉर्पियन ने मुझे डंक मारा, मुझे इतनी तकलीफ हुई, लेकिन मेरी माँ की बहादुरी देखिए, दैट शी वॉज जस्ट कंसर्न अबाउट कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट द स्कॉर्पियन एटलीस्ट स्पेयर माई चिल्ड्रन, है ना. तो हियर ही इज एक्चुअली, द चाइल्ड इज एक्चुअली एप्रिशिएटिंग द ब्रेवरी ऑफ हिज मदर. ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. His father and the villagers panic and hastily suggest, option C, religious remedies to help. Religious remedies to help. Now question number 3. The poet seems to see the villagers as impractical and almost irritating, which suggests that, option number C, the poet is critical of tradition. Understood this? कि पोएट को जो है ना, विलेजर्स लोगों का जो बिहेवियर है ना, सब अपनी अपनी जो है ऊट पटांग सी सुपरस्टिशियस राय दे रहे थे, वो पोएट को क्या नजर आ रहा था? सही नजर आ रहा था क्या? पोएट को ये सब बातें जो है वो उन सब बातों के खिलाफ था. उसको ये सारी बातें इम्प्रैक्टिकल नजर आ रही थी, इनफैक्ट इरिटेटिंग. अंडरस्टूड ना? इरिटेटिंग है ना. तो एक्चुअली जो पुरानी परंपराएं हैं, गांव की ट्रेडिशंस है ना, ट्रेडिशंस यानी कि परंपराएं, उनके खिलाफ था वो. तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. नाउ वी प्रोसीड फर्दर. Question number 4. This is a dash poem as it tells a story. So in the beginning only I tell you narrative poem. Now question number 5. Using the first person gives the feeling that is told from personal experience. That is told from personal experience. बात समझ में आई कि ये पोएम तो निसिम इज़ेकिल ने लिखी है ना, पर इन्होंने फर्स्ट पर्सन के तौर पे लिखा है, तो इससे जो है अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है. अंडरस्टूड? ऐसा लिखा कि एज इफ कि पूरी स्टोरी उनके साथ ही हुई है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस लगता है, इसलिए तो इससे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है. The scorpion picked on me and spared my children depicts, option number C, selfless and unconditional love of mother. Question number 7. The poem does not have a rhyme scheme, which means the poem is a perfect example of free verse, है ना, जिसमें भी rhyme scheme, rhyming words नहीं है पोएम में. आप गौर से देख लीजिए, rhyming words नहीं है. तो ऐसी पोएम जिसमें rhyming words नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्री वर्स. The poem is titled Night of the Scorpion. For the major part of the poem, इसका ऑप्शन आएगा B. The Scorpion is the victor. You understand? Victor. Victor किसको बोलते हैं? विक्ट्री सुना होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में. विक्ट्री किसको कहते हैं? जीत को कहते हैं ना, टू विन. दैट इज कॉल्ड विक्ट्री. तो एक्चुअली यहाँ पे स्कॉर्पियन विक्टर की नजर आ रहा है, बिकॉज he bit the toes of the mother and he managed to escape away, isn't it? तो भागने में भी कामयाब हो गया, तो इस प्रकार से उसको विक्टर कंसिडर किया जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन इसको जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का टाइटल दिया है. द peasant chant the name of the god to nullify the stinging experience. What is the meaning of nullify? Nullify मतलब to cancel the effect. इफेक्ट को, असर को कैंसल करना, कि डंक मारने के असर को कैंसल करने के लिए सारे किसान लोग किसका? भगवान का नाम ले रहे थे. एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10.
द क्लिक ऑफ टंग्स रिफ्लेक्ट देयर बी कलेक्टिव रिस्पॉन्स, सारे मिलके ऐसे कर रहे थे ना, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो गया टू द प्रीडिकामेंट. रिमेंबर दिस वर्ड, हाँ, प्रीडिकामेंट वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. प्रीडिकामेंट मतलब क्या? डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके, सो नाउ we proceed to the next question. Now the different stages have been given and now you have to quote lines from the poem. अब आपको पोएम से लाइन कोट करना है, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि ये सारी चीज़ें की जा रही है. जैसे द अटेम्प्ट्स बाय द पीजेंट टू हेल्प एलिविएट. एलिविएट करना मतलब रिमूव करना, हाँ, ख़त्म करना. एलिविएट द मदर्स पेन. तो किसान लोग जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे माँ की तकलीफ़. ये किस लाइन से पता चलता है? तो आई जस्ट कोट यू द लाइन. मैं आपको ओरली बोल देती हूँ. तो आपको मैं 3 लाइन दे रही हूँ, 2 लाइन भी सफिशिएंट है, ठीक है, तो मैं 2 ही लाइन दे देती हूँ. ओके, तो पहली लाइन आप लिख सकते हो, द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज. अब सारे पीजेंट्स लोग मिलके क्यों आए? माँ की तकलीफ़ कम करने के लिए. हाँ, एक्चुअली इट इज़ आयरॉनिकल, माँ की तकलीफ कम करने की बजाय बढ़ा रहे थे वो, है ना. बट हियर अगर हम लोग देखें तो पोएम से हमको ये एविडेंस मिलता है. देन द सेकेंड, एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन. भगवान का नाम हज़ारों बार पढ़ रहे थे ना, सैकड़ों बार. ये कौन कर रहा था? पीजेंट्स लोग. अंडरस्टूड. तो मतलब सिंपल आपको यहाँ पोएम से लाइन देना, दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर बी देखिए, द एक्शन ऑफ दिस सेम पीजेंट्स टू किल द स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन को मारने के लिए उन्होंने क्या अटेम्प्ट किए? नंबर 1, आप पहली लाइन लिखोगे पोएम से ढूंढकर, दिस सर्च फॉर हिम. क्या किया उन्होंने? पीजन को, स्कॉर्पियन को मारने के लिए सर्च किया. दूसरा, दे क्लिक देयर टंग, है ना, उन लोगों ने क्या किया? दे क्लिक देयर टंग. क्वेश्चन नंबर सी देखिए, द रिएक्शन ऑफ द रेशनल फादर. ओके, क्वेश्चन नंबर सी, द रिएक्शन ऑफ द रैशनल फादर. अब रैशनल फादर का रिएक्शन हमको कैसे पता चलता है? तो इसमें वो लाइन आ जाएगी, माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, है ना, पाउडर मिक्स हर्ब एंड हाइब्रिड, इवन पॉर्ड अ लिटिल. सो फ्रॉम देयर, वहाँ से लेकर पूरा विद इन इनकांटेशन. तो ये पूरा लाइन आ जाएगी किसके लिए? फादर के रिएक्शन के लिए. आफ्टर दैट, द वेरियस सुपरस्टिशंस वर्सेस द साइंटिफिक. So in this also, this line will come. The same line you can write, trying every curse and blessing, powder mixture, herb and hybrid. Then he even poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it. Then I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. तो जो एक्चुअली जो लास्ट लाइन है जहाँ पे लोग, है ना, माँ का पैर वगैरह जला रहे हैं, है ना, उनके डैडी, वही लाइन आ जाएगी. एंड द लास्ट वन, एविल वर्सेस गुड, है ना, बुरा और भले का आमना सामना. एविल वर्सेस गुड, तो उसमें तो पहला वो आ सकता है कि बर्स द नेम ऑफ द गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन. वो आ सकता है. एंड आई गेस एक और आ सकता है कि मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस इन द अनरियल वॉर अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन. अंडरस्टूड. सो एक्चुअली यू हैव टू गिव द लाइन्स फ्रॉम द पोएम इटसेल्फ. पोएम से ही आपको देना है. नाउ we proceed to the next page. We see the question number 5. Read the poem and complete the table showing the qualities of father, mother, giving sufficient evidences from the poem. Now आपको पहले तो क्वालिटीज देना है दोनों की. तो पहले आप क्वालिटीज क्या लिखोगे फादर की? फादर जो थे सेप्टिक थे, रैशनलिस्ट थे, लविंग थे, डेस्परेट थे. आई रिपीट, सेप्टिक थे, रैशनलिस्ट थे, लविंग थे, डेस्परेट थे. मदर पेशेंट थी,
है ना, पेशेंट ही ना, उसको काटा गया था, पेशेंट। एक सेकेंड, यह पेशेंट दैट डजंट मीन कि मतलब वो मरीज, पेशेंट या मतलब सबर करने वाली, हाँ, इतना उसको काटा गया था तो भी वो सबर कर रही थी, लॉन्ग सफरिंग, ब्रेव, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड सेल्फलेस। अब इसके लिए एविडेंस, अगेन आपको बोला एविडेंस, तो मतलब द सेम थिंग कि हमने जैसा अभी ऊपर किया ना कि लाइंस दी, तो वो लाइंस आपको पोएम से देनी। आई होप यू कैन डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6A. हियर इट डील्स विथ एक्चुअली द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे हमको डेफिनेशन पूछा है, पोएम से जो लाइंस नहीं दिया, यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है। तो मेटाफोर किसको बोलते हैं, इसका ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा इम्प्लाइड कंपैरिजन। मेटाफोर पता है ना कि अगर मैं बोलूँ कि ही फॉट लाइक अ लायन तो ये सिमिली हो जाता है, लाइक या एज जब आता है तो सिमिली। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ही इज अ लायन इन द फाइट तो ये हो गया मेटाफोर। एंड दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन आर एक्चुअली कॉल्ड एज इम्प्लाइड कंपैरिजन। हाँ, रिमेंबर इम्प्लाइड। अक्सर ऐसा भी दिया रहता है कि डैश इज कंपेयर टू डैश इम्प्लीसिटली। इम्प्लीसिटली इज नथिंग बट ये इम्प्लाइड कंपैरिजन। उसके बाद एलिट्रेशन का ए आएगा, द यूज ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे मैं बोलूँ बाबा ब्लैक शेप, तो ये एलिट्रेशन हो गया। ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया का डी आएगा, अ वर्ड विच रिजेंबल्स द साउंड इट रिप्रेजेंट। जैसे मैंने अभी ये बोला था ना, दे क्लिक दैट, क्लिकिंग दिस वर्ड सजेस्ट साउंड्स, तो ये क्या हो गया, ओनोमोटोपिया। एंड द लास्ट वन सिमिली। सिमिली क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली अ फ्रेज कंटेनिंग द वर्ड लाइक और एज। बोला ना मैंने कि सिमिली क्या होता है, लाइक और एज से कंपैरिजन है ना, ही फॉट लाइक अ लायन या शी इज एज कनिंग एज फॉक्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन। तो एक्चुअली ये चीज आती है आपको, वो ऊपर का मैच द कॉलम नहीं आएगा, है ना, ये चीज आती है ना आपको। तो सिमिली का एग्जाम्पल बताइए, है ना, या मेटाफोर का एग्जाम्पल बताइए। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली आस्क्ड। तो सिमिली का एग्जाम्पल तो सबसे पहला तो वही है ना कि दे केम लाइक swarm of flies, the peasant came like swarm of flies। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, सिमिली का हो गया। फिर फॉर मेटाफोर, जो लाइन, राइट डाउन द लाइन, टू पैरालाइज द एविल वन। ओके, सिमिली का समझा आपको, राइट डाउन द लाइन, द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज, द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज, दिस इज सिमिली। मेटाफोर, टू पैरालाइज द एविल वन, टू पैरालाइज द एविल वन। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या जाएगा, द स्कॉर्पियन इज इम्प्लिसिटली कंपेयर टू द एविल या फिर डेविल। द स्कॉर्पियन इज इम्प्लिसिटली कंपेयर टू द एविल या फिर डेविल। एंड ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया तो मैंने बताया, दे क्लिक देयर टंग। और इवन वो जो लाइन है ना, एंड बर्ज द नेम ऑफ गॉड, बर्ज बड़बड़ाना, बार बार बोलना, तो दिस लाइन विल ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया। Okay, now look at the next. Expand the flow chart in a writing paragraph in your own words. Mother, agony. Agony means what? Pain, huh? Fights the venom. Venom, zehar na, venom. Unable to utter but groans, thanks God, survives. For this you have to write a paragraph. So from the exam's point of view, it's hardly there are chances it will come. Now the most important figure of speech about which I was talking is this one, imagery. The poet has used various kinds of imagery to create an image which appeal to our senses. अब मैंने इमेजरी के बारे में पहले आप लोग को बताया, इमेजरी बोलते किसको है कि जिसको जब लाइंस को पढ़ के आंखों के सामने इमेज क्रिएट हो जाता है उसको इमेजरी बोलते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी दिया है आपको, टेक्टाइल इमेजरी, साउंड इमेजरी। ओके, अब टेक्टाइल इमेजरी जिसको, जो हमारे सेंस ऑफ टच को जो है ना अफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड टेक्टाइल। साउंड इमेजरी जो हमारे कानों को टच करे, और इंटरनल सेंसेशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस, इससे रिलेटेड हमको कौन से फीलिंग्स क्रिएट हो रहे हैं।
सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज विजुअल इमेजरी, जो हमारी आंखों को अपील करे. अंडरस्टूड? तो आंखों को अपील करने वाली विजुअल, टच को अपील करने वाली टेक्टाइल, कानों को अपील करने वाली साउंड. अब फर्स्ट विजुअल इमेजरी आपको दिया है, स्कॉर्पियन क्राउलिंग बीनीथ अ सैक ऑफ राइस. तो यह हमारी आंखों के सामने मंजर क्रिएट हो रहा है ना, एक सीन क्रिएट हो रहा है कि हाँ वाकई में एक बिच्छू जो है चावल की बोरी के नीचे क्राउल कर रहा है. वैसा ही सेकेंड लाइन लिख लीजिए आप, विथ कैंडल्स एंड लैंटर्न. विथ कैंडल्स एंड लैंटर्न. ओके, टेक्टाइल इमेजरी, उसमें आप फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई वॉच द फ्लेम. अब आई वॉच द फ्लेम फीडिंग, है ना, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर्स टो. तो उससे वाकई में हमको जलन का जैसा एहसास होता है. टच होता है ना, टचिंग वाली इमेज, टैक्टाइल इमेजरी है ये, सेंस ऑफ टच को जो है अफेक्ट करता है. देन फादर पोरिंग पैराफिन ऑन द टो. साउंड इमेजरी, बर्स द नेम ऑफ गॉड. और ऑफकोर्स दे क्लिक देयर टंग्स, है ना, ये साउंड इमेजरी को रिफ्लेक्ट करता है. अच्छा, यहाँ पे सेकंड वाले में आप फीलिंग या इमोशन क्या डालोगे? पेन. क्या डालोगे? पेन. हमको कौन से ये सारी जो है, इससे कौन सा एक फियर और दूसरा कौन सा फीलिंग क्रिएट होता है? पेन का. अंडरस्टूड दिस? ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड वर्कशॉप एज वेल. एंड द लास्ट but not least, the important question has been given कि write an appreciation of the poem in the paragraph format. okay, तो this is very 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 important. as I told you कि ये poem को तो समझ लीजिए आप ये साल, either for the stanza or for the appreciation definitely it's going to appear ना. तो I just like to remind you कि आपको appreciation में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? टाइटल ऑफ द पोएम, पोएट होता है, थीम और द सेंट्रल आइडिया, राइम स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच. ये 5 पॉइंट्स इंक्लूड करने ना. बाकी के पॉइंट्स जो है वो एलिमिनेट हो गए ना. स्पेशल फीचर्स, फेवरेट लाइन, वाई आई लाइक और डोंट लाइक द पोएम, ये सारे एलिमिनेट हो गए. ओके, एंड लास्ट वन, दिस क्वेश्चन इज जस्ट प्रोजेक्ट. ओके, नॉट, इट हैज़ नथिंग टू डील विथ अवर, I mean with our exams, so we just skip it. So I hope you understood and liked the lecture. Thanks for the patient listening. Bye bye.